फ्यूजन प्रश्न के अगले सीरीज में है जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे सौरमंडल। यानी कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज का हर एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें सिर्फ हम लोग उसी प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रश्न जो कन्फ्यूजन जिसमें ज़्यादा हो जाता है, अगर आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चार ऑप्शन को पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होता है और उसके कारण गलत होता है। तो वैसे ही प्रश्नों पर चर्चा हम लोग सिर्फ कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज चल रहा है। तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ गए हैं तो चर्चा होगी सौरमंडल से रिलेटेड। तो आइए, सिर्फ इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, 50 से कम ही होगा, 20-30 प्रश्न है, सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो एक सीरीज चल रहा है, टोटल हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिनों में जो आने वाला एग्जाम है उससे लेकर हम लोग कवर कर लेंगे ताकि आने वाला हर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट रहे। तो पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो आशा करते हैं अभी हाल ही में जो एग्जाम दिए होंगे बेसिस का, केपलर से रिलेटेड उसमें आ ही गया था, जो ग्रहों की गति के नियम दिए थे, जिन्होंने बताया था कि जो आवर्तकाल होता है वह दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। केपलर है, ऑप्शन में आ गया इसलिए। यहाँ पे पूछा सौर प्रणाली की खोज। तो देखिए, सौर प्रणाली की जो खोज की अगर इस चारों ऑप्शन में से सबसे पहले दे जाता तो वह कोपरनिकस। क्या कोपरनिकस से पहले सौर प्रणाली खोज थी? हाँ, खोज था, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग था। क्या था, आइए समझते हैं। पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री कौन थे? कोपरनिकस थे। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र के बाहर माना। इससे पहले क्या था, पूरा जो यूरोप था वह अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था। अरस्तु की अवधारणा यह था कि जिसमें क्या था, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र था और सूर्य, तारे तथा इसके पिंड इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते। लेकिन जैसे ही 1530 ईस्वी में क्या किया गया, कोपरनिकस की किताब डी रेवोल्यूशन प्रकाशित हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है तथा एक दिन में वह चक्कर को अपना एक चक्कर पूरा करती है तथा सूर्य का वह एक साल में चक्कर पूरा करती है। तो वह सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब कोपरनिकस हो जाएगा। और गैलीलियो भी है, जेएल बेयर्ड भी है, केपलर भी है। तो केपलर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, किस तरह से केपलर के द्वारा क्या क्या ग्रहों के गति नियम जो क्या होता है, जो दीर्घ वृत्ताकार जो कक्ष होता है ग्रह का, वो केपलर के द्वारा ही दिया गया। तथा उसमें यह भी देखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू जो समानुपाती होता है, जिसमें हमने चर्चा किया केपलर के द्वारा जो कहा गया था ग्रहों के गति नियम में कि जो परिक्रमण काल होता है वह क्या होता है, ग्रह और सूर्य के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम होगा। देखिए, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। कभी औसत पूछ दिया जाएगा कि औसत के अनुसार सबका बताइए, घनत्व पूछ दिया जाएगा, आकार पूछ दिया जाएगा। तो ये 2-3 जो क्रम बढ़ते हैं, जैसे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी तो सबसे ज़्यादा जो सबसे मतलब कहिए कि जो दूरी पर है, तो इस चारों ऑप्शंस में से देखिए, तो सबसे पहले जो नज़दीक है पृथ्वी के वह क्या है, वह शुक्र है। उसके बाद शुक्र के बाद कौन है, उसके बाद मंगल है। तो ये ग्रहों की बढ़ती दूरी है पृथ्वी से। उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी के बाद सबसे पहला नजदीक में कौन है, तो वह शुक्र है। शुक्र के बाद कौन आया, मंगल आया। मंगल के बाद बुध आया, बुध के बाद बृहस्पति आया। ये है पृथ्वी से दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है। प्रश्न तो ये तो सिर्फ दूरी पूछ दिया, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मंगल भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आपको लगेगा कि बुध के नज़दीक तो क्या है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। तो जैसे ही आप थोड़ा कन्फ्यूजन करेंगे कि पृथ्वी के बाद मंगल आता है, तो आप मंगल मार के चलेंगे। अगर मंगल मानकर चलेंगे तो मंगल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, मंगल गलत हो जाएगा। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी से नज़दीक में शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल का स्थान है। तो इस तरह से ये प्रश्न जब आ जाएगा, अगर आपको नहीं पता हो तो वहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी वही किया, मंगल किया है, शुक्र किया है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बुध। तो यहाँ पे गलतियां होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा जो अंतर है मंगल और शुक्र के बीच है। तो पहले शुक्र, उसके बाद मंगल है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 9 में हम लोग चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा देखिए, सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल में क्या क्या है, देखिए सौर मंडल में तो सूर्य तो है ही है, तथा सूर्य के चारों ओर घूमते हुए जो तारे हैं, अन्य ग्रह जो छोटे छोटे हैं, जो क्षुद्र ग्रह कहलाएं। तो आइए चारों प्रश्न पे चर्चा करते हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका क्या नहीं, क्षुद्र ग्रह क्या है।
थोड़ा सा सोचिए, क्षुद्र ग्रह को ही लघु ग्रह कहते हैं हम लोग। ये मंगल आप जैसे ही देखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको जो नजर आएगा, क्या आएगा, ग्रह के कक्षाओं के मध्य में छोटी छोटी आकाशीय पिंड आएगा जो सूर्य की परिक्रमा साथ में वह भी कर रहा है। तो वह जो छोटी छोटी जो क्या है पिंड है, वो क्षुद्र ग्रह कहलाता। उसके बाद हम लोग धूमकेतु। तो क्षुद्र ग्रह बिल्कुल सौरमंडल का ही भाग होगा। आगे बढ़ते हैं, धूमकेतु पे चर्चा करते हैं। धूमकेतु ये आकाशीय पिंड है जो धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड है। धूमकेतु जो धूल हो गया, गैस हो गया, हिमानी बर्फ से निर्मित, गैसों से निर्मित पिंड है जो सूर्य के दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं और सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, लंबी और असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। तो यह भी सौरमंडल का ही भाग माना जाएगा। ग्रह तो बिल्कुल है ही होगा कि ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, है ना, ग्रहों के गति के संबंध में नियम। तो ये तीनों प्रश्न सौरमंडल से ही के ही का ही भाग आ जाता है तीनों, ये जो ऑप्शन में हम लोगों ने चर्चा किया। ऑप्शन नंबर अगर हम 4 को देखते हैं तो इसमें निहारिका है। तो निहारिका जो हो जाएगा वह सौरमंडल का भाग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, निहारिका जो सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, 10। चलिए 10 को भी हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये 10 प्रश्न भी कन्फ्यूजन का ही है। अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज करेंगे। तारामंडल क्या है, जनरली तारामंडल आप सुने होंगे, तारामंडल देखने भी गए होंगे, जो आम भाषा में तारामंडल ही कहा जाता है, जहाँ पे हम लोग ये सिर्फ देखते हैं कि तारे ग्रह का ये एक तरह से वहाँ पर दर्शाया जाता है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। तारामंडल क्या है, पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश की एक विशेष आकृति। आप प्रश्न अगर ऑप्शन पहले को पढ़ेंगे तो आपको कुछ सही प्रतीत नजर आएगा। ऑप्शन बी में पढ़िए, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। चलिए बी में भी है कि ऐसे तारों के आकाश की एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या होगा, भिन्न नजर आएगा। ऑप्शन सी को पढ़िए, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की आकाश की एक विशेष आकृति। ये आपको थोड़ा तार्किक लगेगा ऑप्शन पढ़ने के बाद। डी में पढ़िए, अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों, उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में उनकी एक विशेष आकृति। आपको यह भी थोड़ा तार्किक लगेगा क्योंकि इसमें तारों की बात की गई है, ग्रह की बात की गई है, उपग्रह की बात की गई के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो इन चारों प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि डी सही है, किसे मारा जाए सही, और अंततः आप कंफ्यूज होकर या तो सी मार देंगे या फिर डी मार देंगे, कुछ लोग ए भी मार देंगे। तो लेकिन यह प्रश्न का जवाब आपका गलत हो जाएगा। यह वही होगा जो आप नहीं सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा कि तारों की एक विशेष आकृति होती है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती है। यानी एक ऐसा आकृति होता है, एक ऐसा वहाँ पर यानी समान दूरी पर नहीं हो सकते हैं। यही वहाँ पर क्या क्या था, तारामंडल वही कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आशा करते हैं आप इसे समझ भी गए होंगे और ध्यान भी रखेंगे। 11 में देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। अगर आप रटे हुए होंगे तो बिल्कुल भूलेंगे ही, 87, 88, 89 और 90। तो ये जो तारों की स्थिति है वो विषम में ही है, यानी कि 89 है। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल जो है वह 89 ही ज्ञात किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 9 में आते हैं, 19 में आते हैं। 19 में कहा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। अब देखिए विस्फोटी तारा क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्या धूमकेतु को कहते हैं, क्या उल्का को कहते हैं, क्या लुब्धक को कहते हैं, क्या अभिनव तारा को कहते हैं। देखिए विस्फोटी तारा आप देखते होंगे, बहुत सारा ऐसा तारा होगा जो जलता हुआ एकदम लाइटेड प्रतीत होता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह गायब हो जाता है। तो वही एक तरह से विस्फोटी तारा जो विस्फोट के रूप में दिखाई देता है, वो कौन होता है, क्या धूमकेतु होता है, क्या उल्का होता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा उल्का का भी यही स्थिति होता है। उल्का को आप जलते हुए देखते हैं, पूरा पृथ्वी की ओर आता हुआ नजदीक आएगा, फिर एकाएक गायब हो जाएगा, प्रकाश भी तीव्र होता है। हाँ, वो अलग बात है कि उल्का जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तब वो घर्षण के कारण उसमें क्या हो जाता है, ज्वलन होता है, जिसके कारण वो अत्यधिक प्रकाश के साथ। लेकिन यहाँ विस्फोटी तारा से संबंधित कहा गया है। तो विस्फोटी तारा वो होते हैं, वो अभिनव तारा कहलाते हैं। अब विस्फोटी तारा से अभिनव तारा का क्या तार्किक है, तो आइए थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करा यह जो होता है कौन, अभिनव तारा होता है, यह लगभग अंतिम अवस्था या मरनासन के बाद क्या होता है, अवस्था में पहुंच जाता है। कौन, ये विस्फोटी तारा। तो इसे इस अवस्था को तारे की चमक बढ़ जाती है, तो वह अभिनव तारा में होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 के बाद 20 में। 19 के बाद अगला प्रश्न कौन सा है,
चलिए 19 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे 40 में आ जाएंगे डायरेक्ट। और भी अन्य है जो आप जवाब सही दे पाएंगे, वो सिंपल है। हम लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न जो ऑप्शन आ जाने पे वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाते हैं। जिस कन्फ्यूज का कारण वही होता है कि बेसिक पता ना होने के कारण, आप कॉन्सेप्ट का क्लियर ना हो पाने के कारण कन्फ्यूज कर देता है ऑप्शन। चलिए, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन में ए मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। आप जैसे इस प्रश्न को पढ़ेंगे, चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो या तो आप बृहस्पति मारेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे तो शनि। आपको लगेगा कि बृहस्पति के बगल में भी तो मंगल और बृहस्पति के बीच में तो छोटे छोटे जो होते हैं, जो जिसे अभी हम लोगों ने देखा था कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो पाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो आप वो मार देंगे। ज़्यादा सोचेंगे तो आपको लगेगा चंद्रमा के भी चार, शनि के भी चार और वलय होता। तो यहाँ पर तो वही तो पूछा कलाएं, तो आप कलाएं से आप ये दोनों मारेंगे, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ पर करा किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती, तो वो होगा बुध ग्रह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो बुध हो जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया है, जैसे बुध पृथ्वी की तुलना में सूर्य के समीप है, इसलिए पृथ्वी से उसकी चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती है। इसी के कारण चंद्रमा की तरह कलाएं में वह बुध हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 45 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन में है पृथ्वी, बुध, प्लूटो और शनि। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझ कर मारिए। देखिए अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, पृथ्वी भी अच्छ से झुका हुआ है, ये आपको पता ही होगा, बुध भी झुका हुआ है, प्लूटो भी झुका हुआ है, शनि भी झुका हुआ है, लेकिन अक्षीय झुकाव सबसे अधिक किसका है? तो आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी ही होगा 23.5 है। बाकी अगर प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो का भी कम है, कम झुका हुआ है, तब तो वो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता। फिर आप प्लूटो के बारे में थोड़ा सोचेंगे तो आपको लगेगा प्लूटो प्लूटो भी हो सकता है। कुछ लोग तो प्लूटो भी मार देंगे, लगेगा कि सबसे ज़्यादा दूर है, इसके कारण ज़्यादा झुका हुआ, ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर कुछ लोग शनि पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लूटो को बाहर कर दिया गया ग्रह के श्रेणी से, तो कुछ लोग शनि भी सोचेंगे। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक जो अच्छे झुकाव है वह किसका है? वह बुध का ही होगा। अब बुध का क्यों होगा, देखिए इसे समझते हैं हम लोग। बुध का जो अक्ष का झुकाव है सौर मंडल के अन्य किसी भी ग्रह का सबसे कम झुकाव है। यानी कि देखिए हमने अभी चर्चा किया कि यह कम दिन में सबसे पहले अब आपको लग रहा हो कि सबसे अधिक अच्छी झुकाव, तो झुकाव कब होगा? तो बुध के बारे में आप तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि कम समय में हो रहा था, आपको लग रहा होगा ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, तो वही है। तो इस प्रश्न का जो सबसे अधिक अच्छी झुकाव वह बुध होगा। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बुध के अक्ष का जो झुकाव है सौरमंडल के अन्य सभी ग्रह से सबसे कम है, परंतु जो इसका अक्षीय विकेंद्रा है, जिसको विकेंद्रता कहते हैं, वह सबसे अत्यधिक है, यानी 1 डिग्री के करीब में है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक में वह बुध आ जाएगा। जो हम लोगों ने अभी देखा कि जो क्या है, अन्य ग्रहों से जो झुकाव है कम है, लेकिन जो उसका जो विकेंद्रता है, अच्छी विकेंद्रता के कारण वह झुकाव 1 डिग्री से भी अधिक आ रहा है, तो बुध हो जाएगा। आगे देखिए 46 में, चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह। ऊपर ही प्रश्न आ गया था कि चंद्रमा की तरह जो कलाएं दिखाई देता है, तो यह अभी प्रश्न अगर आपके पास डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया जाए, तो वहाँ भी जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप वहीं पे सोचेंगे, या तो आप बृहस्पति, तो इससे है नहीं, ऑप्शन है नहीं शनि, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बुध, जिसके बारे में बुध के बारे में चर्चा की कि बुध पृथ्वी की तुलना में सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए पृथ्वी से इसकी चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती है। चलिए 47 में हम लोग चर्चा करते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? करा सौर मंडल का ग्रह कौन हो गया? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं वो सभी ग्रह हैं, चाहे पृथ्वी हो, पृथ्वी भी ग्रह है। तो टोटल ग्रहों की संख्या जो है हम लोगों ने देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रहों की संख्या है। तो सौरमंडल में ग्रह लगभग पृथ्वी जितना कौन सा बड़ा है? देखिए पृथ्वी लगभग कर रहा है, तो ऑप्शन में बुध है, तो आपको तो बुध बिल्कुल रिमूव कर देंगे। मंगल, शुक्र, यम, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे ज़्यादा, तो शुक्र या मंगल में अगर आपको याद नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्र का जो द्रव्यमान है वह लगभग पृथ्वी के इतना ही है। पृथ्वी का द्रव्यमान पहले हम लोग जान लेते हैं। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.97 गुने 10⁻24 kg है। और अगर शुक्र की हम लोग बात करें तो जो शुक्र का द्रव्यमान है वह कितना है? 4.86 गुने 10⁻24, यानी दोनों का पावर 10⁻24 है। ये पृथ्वी का 5.97 है और शुक्र का 4.86 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज में। अब हम लोग प्रश्न पे चर्चा करेंगे, 54 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें अच्छे से टॉपिक वाइज उसके अराउंड जो भी प्रश्न है वो सभी शामिल किया गया, इसलिए हमने उसी
से चर्चा करने का विचार किया। चलिए 54 में हम लोग देखते हैं पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, अब देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले भी चर्चा किए थे, कुछ समय पहले जब प्रश्न शायद आया था कि जिसमें पृथ्वी के दूरी के अनुसार, तो दूरी वही होगा ना जो सबसे निकट होगा, फिर उससे दूर होगा, फिर उससे दूर होगा। तो हमने यह चर्चा किया था कि पृथ्वी के सबसे जो निकट ग्रह कौन है, वह पहले शुक्र है। तो पहला नंबर पर शुक्र, दूसरा नंबर पर मंगल, तीसरा नंबर पर बुध और चौथा नंबर पर बृहस्पति था। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न का जवाब यहाँ से ढूंढ लेंगे और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह बुध शुक्र ही होगा। आप अन्यथा थोड़ा सा सोचेंगे, अगर जिन्हें नहीं क्रम पता हो, कन्फ्यूज करेंगे, वो मंगल भी मार देंगे। क्योंकि मंगल इसलिए मार देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि पृथ्वी तो यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, तो मंगल भी तो उसके पास में ही है। लेकिन नहीं, पहले शुक्र है, उसके बाद मंगल का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड पूछा गया है, कौन सा है यहाँ पे सबसे निकटतम खगोलीय पिंड? ऑप्शन में है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है। अब पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड के बारे में चर्चा किया गया, बताइए कौन सा होगा। कुछ लोगों को तो खगोलीय पिंड तो खगोल के जितने भी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं वो सभी पिंड ही कहलाते हैं, तो सबसे नज़दीक की बात की गई। तो कुछ लोग तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा है। तो यहाँ पे तारा नहीं, खगोलीय पिंड, तो सबसे नज़दीक में चंद्रमा ही हो जाएगा। मात्र 3 लाख समथिंग है, 3 लाख समथिंग है, देखिए ना, एक्यूरेट है 3,84,000 किलोमीटर। तो ये है आपका सबसे नज़दीक खगोलीय पिंड। तो आशा करते हैं आप चंद्रमा ही मारेंगे, अगर नहीं पता हो तो आप ध्यान में रखें। 62 में देखिए पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षाओं में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप कह रहा है कि जो पृथ्वी है सूर्य के परितः, आपको पता होगा सूर्य क्या है, तारा है, और उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, चाहे बुध हो चाहे शुक्र हो, तो पृथ्वी भी चक्कर लगाता है। तो अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? 5 डिग्री प्रतिदिन से, यहाँ पे सभी डिग्री से बात किया है। और आशा करते हैं यह प्रश्न जब आएगा या तो आप रिमूव कर देंगे, अगर ध्यान में भी होगा तो भूल जाएंगे, क्योंकि जो सभी क्लोज ऑप्शन दे दिया गया है। 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार 1 डिग्री प्रतिदिन होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, 5, 2, 3, बिल्कुल 1 डिग्री प्रतिदिन ही होगा, जो क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग इस गति से चक्कर लगाता है। चलिए आपको पता होना चाहिए पृथ्वी सूर्य का 1 साल में चक्कर लगाता है और अपने कक्ष पर 24 घंटा में चक्कर लगाता है, 23 घंटा 46 मिनट समथिंग सेकेंड। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं 63 में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का चाल क्या है। अब कह रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का चाल क्या है, क्या रहता है। अभी हम लोग चर्चा किए कि एक वर्ष में लगभग एक्यूरेट, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि 365 दिन, शायद 5 घंटा 48 मिनट 16 सेकेंड, ये है एक्यूरेट, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक साल में जो चक्कर लगाता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 16 सेकेंड, 16 है या 46 है, ये शायद 46 सेकेंड, यही है एक्यूरेट डाटा है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण की चाल क्या है, क्या वर्ष भर एक समान रहती है? ऑप्शन 2 में पढ़िए। अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, उसके बाद है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पहले तो जैसे ही कुछ लोग देखेंगे ऑप्शन वर्ष भर समान, उनको पता होगा कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट चक्कर लगाता है, तो 1 मार्कर वह खुश होंगे। जब आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा तो वो आंसर की चेंज रहेगा, तब उन्हें वह सर्च करेंगे या फिर ढूंढेंगे, तब उन्हें लगेगा कि जो आयोग दिया गया वहाँ सही है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, अधिकतम होती है। देखिए हमने देखा था कि उपसौर और अपसौर के बारे में भी पढ़ा था कि जब क्या होता है, सूर्य यहाँ पर है, जब पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चारों परिक्रमा करती है तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, यानी कि जो ग्रह है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के जब नज़दीक में आ जाता है तो वहाँ पर परिक्रमण काल चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, और वही जो दूर होता है तो कम हो जाता है। तो वही करा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो 63 का जो है ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त है कि जब निकटतम होती है तब वह क्या हो जाता है, पृथ्वी सूर्य के निकट, तो अधिकतम होती है उसका परिभ्रमण का चाल होता है। तो अब ये प्रश्न उठा हुआ कि अधिकतम कितना होता है।
अब निकटतम कब होता है, तो आपको पता होगा ना कि उपसौर और अपसौर पढ़े थे। अप मतलब हो गया कि सबसे दूर हो जा रहा था, जब दूर हो रहा था तो 152 मिलियन किलोमीटर का दूर हो रहा था, जब नज़दीक में आ रहा था तो 147 मिलियन किलोमीटर था, और औसत जो था 149 मिलियन था। यह भी प्रश्न आगे पूछ लिया जाएगा। तो ये था अधिकतम और निकटतम, और जिसे हम लोग जो दूर हो रहा था उसे हम लोग अपसौर कर रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि अपसौर कब हो रहा था, और उपसौर का जो नज़दीक था वह शायद 3 जनवरी को था, वह उपसौर कहलाया। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और अपसौर अधिकतम जो था वह 4 जुलाई का। तो आशा करते हैं उनसे रिलेटेड सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। 64 में पृथ्वी का भ्रमण की गति क्या है। तो पृथ्वी का जो भ्रमण का गति है 27 किलोमीटर पर मीटर है, 31 किलोमीटर पर मीटर है, 25 किलोमीटर। तो यह भी प्रश्न अच्छा है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो या तो आप 27 मार देंगे, तो जो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह 27 किलोमीटर पर मीटर ही सही जवाब है। उसका भ्रमण का गति क्या है ना। कहीं कहीं तो दे दिया जाता है ऑप्शन में 28 पॉइंट समथिंग दे दिया जाएगा, पॉइंट में 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ताकि आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान में नहीं हो तो आप पॉइंट वाला ला कर मार देंगे। तो 27 किलोमीटर पर मीटर ये पृथ्वी का भ्रमण का गति होता है। देखिए 2 गति होता है, एक उसका घूर्णन गति होता है और एक उसका परिभ्रमण गति होता है। तो दोनों होता है, जो अपने अक्ष पर चलता है वो क्या कहलाता है, वो घूर्णन हुआ, और जो चारों ओर पृथ्वी को परिभ्रमण हुआ। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही प्रश्न हम लोग रखते हैं, कुछ प्रश्नों को शामिल करते हैं, फिर हम लोग अगला सीरीज हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे कर हम उन सभी टॉपिक को जो कन्फ्यूज होने का ज़्यादा चांस है उन सभी पे चर्चा करते हैं।